हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज लेकर के आया हूँ क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर। पार्ट फर्स्ट है ये, पार्ट सेकंड अगली वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर। प्रिंसेप पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है प्रिंसेप और पियदस्सी। पहला टॉपिक क्या है? प्रिंसेप और पियदस्सी। 1830 के दशक में अभिलेख विज्ञान की प्रगति हो रही थी। सब अभिलेख पढ़ने में लग गए थे और समझने में लग गए थे। तो एक बंदा था जेम्स प्रिसेम्प। कौन था? जेम्स प्रिसेम्प। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे। जेम्स प्रिसेम्प ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे। इन्होंने अभिलेख और सिक्कों में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। जेम्स प्रिसेम्प ने अभिलेख और सिक्कों में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। अधिकतर अभिलेखों में सिक्कों पर पियदस्सी के नाम मिले हैं तथा अशोक भी लिखा मिला है। अधिकतर अभिलेखों में व सिक्कों में पियदस्सी के नाम मिले हैं और अशोक के नाम भी मिले हैं। पियदस्सी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर मुखाकृति वाला राजा, उसका नाम होता है पियदस्सी। बौद्ध ग्रंथ में भी अशोक को लोकप्रिय शासक में से एक माना है। बौद्ध ग्रंथ में अशोक को प्रिय शासक में से एक माना है। नोट देखो फ्रेंड्स, नोट में क्या लिखा है? भारत और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने के राजवंश और वंश प्रणाली की रचना के लिए अलग अलग भाषाओं में अभिलेख व ग्रंथ का प्रयोग किया है। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन करने को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन करने को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रिंसेप कौन था? प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे। प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने अभिलेख और सिक्कों में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेख और सिक्के में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला और इन्होंने देखा कि अधिकतर अभिलेखों में पियदस्सी का नाम है व अशोक का भी नाम मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक क्या है? एक लोकप्रिय शासक है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक क्या एक लोकप्रिय शासक है। प्रारंभिक राज्य दूसरा टॉपिक है। बुक में देखोगे तो दूसरा टॉपिक प्रारंभिक राज्य है। 16 महाजनपद। पहले जो भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के काल के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता के काल के बाद वहाँ पे जनपदों का निर्माण हुआ और कई सारे जनपद मिलाकर के महाजनपद का निर्माण हुआ। 16 महाजनपद का जब 6ठी शताब्दी चल रही थी उसे हमने बदलावकारी काल बोला। 6ठी शताब्दी को हमने क्या बोला? बदलावकारी। 6ठी शताब्दी क्या है? 600 BC। 600 BC को हमने बदलावकारी काल बोला। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे नए राज्यों का निर्माण हो रहा था, नए नगरों का निर्माण हो रहा था, सिक्कों के विकास हो रहे थे और लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा था। हमने 6ठी शताब्दी को बदलावकारी काल क्यों कहा? क्योंकि इस काल में लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा था, राज्य व नगर का विकास हो रहा था व सिक्कों का विकास भी हो रहा था। इस काल में बौद्ध और जैन जैसे कई विचारधाराओं का विकास हो रहा था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हो रहा था इसी काल में। 16 महाजनपदों का जिक्र बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में। 16 महाजनपदों का जिक्र किसमें फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ में है 16 महाजनपदों का जिक्र। बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार, वैशाली, ये सब कहाँ के हैं? ये सब 16 महाजनपदों में से एक हैं। महाजनपद में मेन बंदा होता था राजा, शासन करने वाला राजा। तथा कुछ ऐसे महाजनपदों में देखें स्थल जहां पे राजा शासन नहीं करता था बल्कि एक समूह करता था शासन। हर जनपद की एक राजधानी होती थी। राजधानी किले से घिरी होती थी। हर जनपद की क्या होती थी फ्रेंड्स? एक राजधानी, और वो पूरे किले से घिरी होती थी। संपत्ति जुटाने के लिए, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए पड़ोसी पर कब्जा किया जाता था, पड़ोसी पर आक्रमण किया जाता था।
छठी शताब्दी में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र ग्रंथ की रचना करी और उस ग्रंथ में शासक और उनके साथ रहने वाले लोगों के लिए नियम बना दिए और यह माना कि शासन करने वाला क्षत्रिय है। फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद इस काल में महाजनपद इस काल में हम देखेंगे कि जो छठा शताब्दी काल चल रही थी, बदलावकारी काल थी। क्यों? क्योंकि लोहे का इस्तेमाल बढ़ गया था और नगरों का विकास हो रहा था, सिक्कों के विकास हो रहे थे। इस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विचारधारा का विकास हुआ। 16 महाजनपदों का जिक्र बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ में मिलता है, जैसे कुरु, वज्जी, मगध, कौशल, पांचाल, गांधार, वैशाली, ये सब। 16 महाजनपद में सबसे पहले महाजनपद में राजा का शासन होता था, कहीं कहीं समूह का शासन होता था। हर जनपद की राजधानी होती थी, हर जनपद की राजधानी होती थी। राजधानी किले से घिरी होती थी। संपत्ति जुटाने का वैध तरीका होता था, पड़ोसी पर आक्रमण करो। संपत्ति जुटाने का वैध तरीका, पड़ोसी पर आक्रमण करो। ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र ग्रंथ बनाया, उसमें लिखा, नियम लिखे और ये बता दिया कि शासन करने वाला क्षत्रिय है। होने के कारण, भाई मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो मगध के शक्तिशाली होने के कई कारण थे। पहला कारण, मगध के शक्तिशाली होने का पहला कारण था कृषि की उपज बेहतर थी। पहला कारण क्या था फ्रेंड्स? कृषि की उपज बेहतर थी। और शक्तिशाली होने का दूसरा कारण, लोहे की खदान। दूसरा कारण क्या था फ्रेंड्स? लोहे की खदान, जिससे हथियार बनते थे। तीसरा कारण, जंगली जंगल थे, जो वहाँ पे जंगली क्षेत्र जहाँ थे वहाँ पे हाथी मुहैया होते थे। जंगली क्षेत्रों से हाथी मिल जाते थे बहुत सारे और लड़ाई में ये काम आते थे। चौथा कारण, गंगा नदी और उसकी सहायक नदी से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स, मगध क्या था? मगध पहले नंबर पे था 16 महाजनपद में। छठी से चौथी शताब्दी में वो शक्तिशाली बना और मगध के शक्तिशाली होने के कई कारण थे। पहला, कृषि उपजाऊपन था, लोहे की खदान थी जो हथियार बना सकती थी, जंगली हाथी मिल जाते थे वहाँ से जंगलों से, गंगा नदी और सहायक नदी से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के लेखक ने मगध की महत्ता की वजह बताई है, वहाँ की शासक की नीति। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के लेखक ने मगध की महत्ता की वजह बताई है, वहाँ की शासक की नीति। नीति में जैसे कि बिंबिसार कैसा शासन चला, किस पे कब्जा किया, कैसे किया, उसकी नीतियाँ क्या थी। अजातशत्रु, महापद्म नंद, इनके बारे में बताया है। मगध की राजधानी पहले तो राजगृह थी, राजगाह थी। राजगृह बोल लो, राजगाह बोल लो, एक ही है। इसका अर्थ होता था राजाओं का घर। राजगृह का अर्थ होता था राजाओं का घर। जब मगध पे मौर्य का शासन काल बिछाया, मौर्य से पहले बिंबिसार का हर्यक वंश का शासन था, तब उसकी राजधानी थी राजगाह। क्या थी राजधानी? राजगाह। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र कर दी गई, जो अभी पटना है, कर दी गई। अब फ्रेंड्स ये देखते हैं हम तीसरा पॉइंट या तीसरा टॉपिक है एक आरंभिक साम्राज्य। तीसरा टॉपिक क्या है? एक आरंभिक साम्राज्य। मौर्य वंश का उदय हुआ। मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का उदय हुआ। मौर्य वंश के पहले राजा, पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी में आए। मगध वंश के लोकप्रिय लोगों को जो प्रिय थे वो थे अशोक। मौर्य वंश के लोकप्रिय शासक में आए थे। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था और विजय प्राप्त करी। इस कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। कितने फ्रेंड्स? 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख
घायल हो गए। ये देखकर अशोक का हृदय पिघल गया और उसने युद्ध की नीति छोड़ दी तथा धम्म की नीति अपनाई, बोध ग्रंथ को अपना लिया। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कहां से प्राप्त होती है जानकारी? पहला स्रोत है अर्थशास्त्र। पहला स्रोत अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बुक है। उस बुक को लिखा किसने? कौटिल्य, चाणक्य ने। किसने लिखा है? चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र में हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से विवाह कर लिया तो विवाह करने के बाद उसे डर था। सीरिया के राजा थे, उन्हें भय था कि कहीं मेरी पुत्री को ये मारे ना। तो उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था कि देख मेरी बेटी को कहीं ये थूर ना दे, मार ना दे। तो उसने भेजा था और वहाँ पे वो रह करके उस मौर्य साम्राज्य में वो रह करके चंद्रगुप्त के साथ रह के उनके बारे में उन्होंने एक पुस्तिका लिखी, इंडिका। अशोक के अभिलेख में से भी हमें मौर्य के बारे में मिलता है। मौर्य के बारे में अशोक के अभिलेख से भी मिलता है। अभिलेख द्वारा धम्म का प्रचार। उस अभिलेख में धम्म का प्रचार मिलता है और बड़ों के प्रति सम्मान तथा दूसरे धर्मों का आदर करने का भी जानकारी प्राप्त होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य 321 में, और लोकप्रिय शासक थे अशोक, जिसने कलिंग पर आक्रमण किया और विजय की प्राप्ति की। लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए, जिसके कारण अशोक का हृदय पिघल गया और उसने धम्म की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध साम्राज्य की जानकारी हमें किस किस से मिलती है? अर्थशास्त्र पुस्तक से, इंडिका से, अशोक के अभिलेख से। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, जो कि एक यूनानी राजदूत था और दरबार में आया था। अगला पॉइंट है फ्रेंड, साम्राज्य का प्रशासन। अगला पॉइंट है साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य को 5 मुख्य राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था। मौर्य साम्राज्य को 5 मुख्य राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था। पहला राजनीतिक केंद्र था पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा तौसली और 5वां स्वर्णगिरी। 5 मुख्य राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था। पहला पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, स्वर्णगिरी। इनका जिक्र अशोक अभिलेखों में मिलता है। इन 5 केंद्रों का जिक्र कहाँ मिलता है? अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अभिलेख से हमें यह पता चला कि मगध पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरांचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ था। हमें अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि मगध कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ तक पूरे में मगध ही फैला हुआ था। तक्षशिला और उज्जैनी व्यापार मार्ग पर स्थित थे। व्यापार मार्ग पर स्थित थे। स्वर्णगिरी मतलब सोने की पहाड़ी। स्वर्णगिरी मतलब सोने की पहाड़ी। यह कर्नाटक में स्थित थी। यहाँ पर कर्नाटक में ये स्थित थी। मेगास्थनीज कौन थे? यूनानी राजदूत, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कहाँ से? यूनान से। सैन्य गतिविधि चलाने के लिए उन्होंने एक उपसमिति बनाई थी। 6 उपसमिति और एक समिति बनाई थी। मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधि चलाने के लिए एक समिति बनाई थी और 6 उपसमिति का निर्माण किया था। 6 उपसमिति में पहली थी कार्यनौसेना, यातायात खान पान की और पैदल सैनिक, अश्वरोही घोड़े वाली सेना, रथरोही रथ पे चलने वाली सेना और हाथियों पे चलने वाली सेना। 6 उपसमिति में कार्यनौसेना, यातायात खान पान की, पैदल सेना, अश्वरोही और रथरोही और हाथियों वाली। अशोक अपने साम्राज्य को अखंड बनाना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने धर्म का प्रचार करना चालू कर दिया। धर्म के प्रचार ने उन्होंने श्रीलंका में अपने बेटे और पुत्री को भेज दिया। बेटे और बेटी को श्रीलंका में भेज दिया।
उन्होंने धम्म के प्रोत्साहन का उपगुप्त से लिया। उन्होंने धम्म का प्रोत्साहन किससे लिया? बौद्ध ग्रंथ का प्रोत्साहन उपगुप्त से लिया। मेरी वीडियो के लिए थैंक्स, और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।